जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जब भी आप किसी ब्रोकर की ऐप खोलते हैं शेयर मार्केट वाली, तो वहां पे आपको एक वार्निंग दिखाई देती है कि शेयर मार्केट के अंदर अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर काम करेंगे तो 90% लोग यहाँ पे लॉस खाते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, किस्मत आजमाने के लिए लाइफ में शॉर्टकट लेते हैं कि ज्यादा कमाई कर लेंगे और वहां पे थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। उस लॉस को कवर करने के लिए और ज्यादा लॉस भी हम खा बैठते हैं। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में कोई लॉस कमा लिया है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। इस आईटीआर को अगर आप ड्यू डेट से पहले भर देते हैं तो दोस्तों आपने जितना भी लॉस खाया है उसको आप आगे के सालों के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको हो गया है 10 लाख रुपए का लॉस, तो जिसको आप आईटीआर में भर के दिखा देंगे तो इस लॉस को आप आगे के सालों में एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगले साल आपको 22 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया है, तो दोस्तों पहले आपका 10 लाख रुपए ये लॉस है उसको घटाया जाएगा, फिर आपका 12 लाख रह गया और अगले साल से तो 12 लाख रुपए वैसे भी आपकी टैक्स फ्री हो जाने वाली है। तो अगर आप लॉस की भी आईटीआर भर देते हैं तो काफी सारा बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। आज हम आपको दोस्तों लाइव प्रैक्टिकली विद एग्जांपल आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर लॉस की आईटीआर भर के दिखाने वाले हैं, जिसके अंदर आपको अपने ब्रोकर की रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो भी हम सीख लेते हैं। दोस्तों हम आपको रेकमेंड करेंगे किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा मामला होता है। लेकिन फिर भी आप अपनी आईटीआर खुद भरना चाहते हैं तो आपको सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर जाते हैं, जहां पे लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप फ्यूचर एंड ऑप्शन के लॉस को कैसे आईटीआर में दिखाना है जान लेते हैं। दोस्तों अब हम आपको आईटीआर 3 का फॉर्म भर के बताने वाले हैं, लेकिन इस आईटीआर 3 के फॉर्म के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको अपने ब्रोकर की रिपोर्ट चाहिए होगी, जहां पे आपको अपना टर्नओवर, जहां पे आपको अपना प्रॉफिट, जहां पे आपको अपना लॉस, जहां पे आपको आपके खर्चे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अपने बैंक की स्टेटमेंट भी तैयार रखनी है, क्योंकि उसका क्लोजिंग बैलेंस हम आपको बैलेंस शीट में दिखाने वाले हैं। इसके अलावा और भी कोई इनकम है तो उसके हिसाब से आपको सारा का सारा मेंटेन कर लेना है। दोस्तों सबसे बढ़िया रिपोर्ट हमारे हिसाब से जीरोदा भी देता है, एंजल वन भी देता है, पेटीएम भी देता है, 5 पैसा भी देता है, ग्रो भी देता है, धन भी देता है। जो भी आपका ब्रोकर हो आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 की टैक्स रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरह से निकाल लेनी है। जब आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पे ये देख सकते हैं टैक्स रिपोर्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन। हो सकता है आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आ रहा हो सकता है आपको इंट्राडे की इनकम भी आ रही हो सकता है आपको डिविडेंड की इनकम भी आ रही हो। तो इन सभी की सभी इनकम को आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे आप इन सभी इनकम को दिखा सकते हैं। तो ये ब्रोकर की रिपोर्ट है, जहां पे मैं आपको अगर थोड़ा सा बताना चाहूं, आप ये देख सकते हैं इनका ऊपर या नीचे टोटल आ जाने वाला है। ये देखिए बाय वैल्यू और ये सेल वैल्यू 11,72,29,000, क्योंकि 11 करोड़ रुपए के आपने ये सेल किए हैं। तो आप कहेंगे सर 10 करोड़ से ऊपर हो गई है, अब तो हमें किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवानी पड़ेगी। लेकिन ये टर्नओवर देखी जाती है, ना कि आपकी सेल देखी जाती है। और टर्नओवर क्या होता है, हर एक ट्रांजैक्शंस में जो प्रॉफिट हुआ, हर एक ट्रांजैक्शंस में जो लॉस हुआ, इन दोनों को जोड़ देंगे। बाकी आपके खर्चे ये देख सकते हैं, ब्रोकरेज वगैरह सारे आ गए हैं। अब आपको मैं टर्नओवर दिखाना चाहूँगा। 11 करोड़ नहीं दोस्तों, आपकी टर्नओवर होती है ये वाली, जो कि कितनी है 7,43,821। सिर्फ 7 लाख रुपए की टर्नओवर मानी जाएगी, 11 करोड़ की नहीं मानी जाएगी। मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाकर भी बता दिया है कि आप अपनी टर्नओवर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो आपको प्लस और माइनस का निशान, जैसे कि आगे आया मैं इक्वल का निशान आया। अब यहाँ पे आपको जो भी आपकी सेल वैल्यू होगी उसके अंदर से आपको माइनस कर देना है। यहाँ पे आपकी जो भी बाय वैल्यू होगी उसको आप एंटर मारेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 1412 रुपये आ गया है। चाहे प्लस में हो चाहे ये माइनस में हो, इन सभी को आपको प्लस में कर देना है। प्लस में करने के बाद इनका जो टोटल आएगा वो आपकी टर्नओवर होगी, और ये 10 करोड़ से ऊपर है तब आपको सीएसए ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो आप अपनी ब्रोकर की रिपोर्ट को पढ़ना सीख लें। इसके बाद में आपको बैलेंस शीट पर लेकर के आ जाते हैं। बैलेंस शीट भी ज़्यादा भारी भरकम नहीं होती है। आपको दोस्तों एक सवाल किया जाएगा सेक्शन 44A AA के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं नहीं बनाने हैं, तो आपको वहां पे यस करना है अगर आपके पास लॉस हो रहा है, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जाना चाहते हैं, अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 10 करोड़ से कम है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट तो आपको बनाने ही बनाने हैं। तो दोस्तों आपको बुक्स ऑफ अकाउंट जब भी बनानी होती है तो आपको क्या करना है, इस एक्सेल की शीट को आप हमसे मांग लीजिएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या
होगा, आप अपना डेटा, आपको हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के छोड़ेंगे। 1 अप्रैल 24 से 31/3/2025 की बैलेंस शीट जो होती है ये आपकी एक एज ऑन डेट को बनती है, मतलब 31/3/25 को किससे कितने रुपए लेने थे और किससे कितने रुपए देने थे। इसके बाद बहुत सारे लोग दोस्तों जो माल बनाते हैं, पहले वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, बाद में उस माल को बेचेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसमें जो खर्चे क्लेम करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। ये क्रोनोलॉजी चलती है दोस्तों। ये आपके रिकॉर्ड के लिए, आपके पर्पज़ के लिए होती है। ये ज़्यादा भारी भरकम नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ आपको आपके ब्रोकर से सारा डेटा मिल जाने वाला है। अब ये देखिए, फर्म का नाम और आपका लोकेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। F&O ट्रेडिंग अकाउंट, इस ट्रेडिंग अकाउंट को आपको ITR में नहीं डालना है। बहुत सारे लोग डालते हैं, वो दोस्तों उनका अपना एक व्यू हो सकता है। अगर आप 11 करोड़ की सेल F&O की डाल देंगे तो आपको तो 10 करोड़ से ऊपर की ऑडिट करवानी पड़ जाएगी। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा 11 करोड़, ये आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए कि आपने इतनी परचेज की और इतनी सेल की और ये आपका यहाँ पे लॉस हो गया 21,985 रुपये का जब लॉस हुआ आपका। अब आपको कुछ खर्चे क्लेम करने हैं। ये ब्रोकर की रिपोर्ट में मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था। जो भी आपके खर्चे किए दोस्तों, ब्रोकरेज, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स, GST, STT, अदर चार्जेस, यहाँ पे मैंने खर्चा इंटरनेट एंड मोबाइल का लिया है, क्योंकि आप मोबाइल के बिना तो ये ट्रेडिंग कर नहीं पाएंगे। आप कहीं पर ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं, कोई कोर्स खरीदा, आपने किसी स्टाफ को रखा या लोन पर लेकर के आपने कोई भी पैसा यहाँ पे पे किया, तो ये सारा का सारा खर्चा क्लेम कर लेंगे। इसके बाद में जो राउंड फिगर में डिफरेंस आएगा दोस्तों 62,000, इतना रुपए आपको यहाँ पे लॉस हो गया है। अब इस लॉस को अगर आप ITR, जो कि अभी ड्यू डेट 15 सितंबर है, हो सकता है आगे बढ़ जाए, इससे पहले आप अपनी ITR भर देंगे तो आगे के 8 सालों में कोई भी आपका दोस्तों प्रॉफिट होगा उसे एडजस्ट हो जाएगा। दोस्तों एक होता है सेट ऑफ और एक होता है कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ, अगर आपको F&O का लॉस हुआ है तो ये सैलरी के अलावा बाकी सबसे पहले तो करंट ईयर में ही होगा। मान लीजिए 62,570 है और मान लीजिए आपको 60,000 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है या कोई भी इनकम आ रही है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की, तो ये एडजस्ट हो जाएगा, आपका लॉस 2,000 ही रह जाएगा और ये आगे के 8 सालों में हो जाएगा। लेकिन आगे के सालों में सेम इनकम से होगा और इस साल सैलरी के अलावा बाकी सभी इनकम से हो जाएगा। तो हमारा ये लॉस आ गया है। इसके बाद में आप अपनी कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको दोस्तों यहाँ पे आपका नाम लिख करके जितनी भी आपने कमाई करी, सैलरी करी, इंटरेस्ट की कमाई करी, ये सारी की सारी डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाने वाली है। दोस्तों वैसे तो आप अपनी बैलेंस शीट खुद कैसे बनाएं, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन आपको जो भी कैपिटल, ब्याज, इंटरेस्ट, सैलरी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन, डिविडेंड आता है वो सारा यहाँ पे रख दें और इस पहली अमाउंट को आप खाली छोड़ दें। बाद में आपने कोई घर खर्च के लिए ड्राइंग्स निकाली या आपका कोई ये देखिए F&O में लॉस हो गया था या कोई भी आपने गिफ्ट, डोनेशन, इन्वेस्टमेंट की, वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। और आपको फिर भी दोस्तों यहाँ पे कमांड लगी हुई है, इस शीट को जब आप यूज करेंगे तो आपको प्रॉपर पता लग जाएगा। अभी भी इस अमाउंट को आप खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि ये राउंड फिगर के अंदर लास्ट में आप डाल सकते हैं। तो ये आपकी कैपिटल अकाउंट हो गई। जैसे ही हम बैलेंस शीट में आते हैं दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा भारी भरकम चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। फिक्स असेस्ट हो गया, स्टॉक हो गया, इसके बाद सन्ड्री डेबिटर्स हो गए, ये आपको ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास बैंक अकाउंट है, अगर 3 है तो तीनों में 31 मार्च को कितना पैसा पड़ा था, कैश इन हैंड आप IDA से 10, 20, 30, 50,000 जितना आपके पास नगद रहता है, आपने कोई FD करा रखी है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, जीरोदा या आपके ब्रोकर का बैलेंस और शेयरों में कितनी होल्डिंग है, ये टोटल ले लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी इतनी संपत्ति है, मान लीजिए 4 लाख रुपए की आपकी यहाँ पे संपत्ति बनी हुई है और इधर आपने किसी को पैसा देना था, आपने लोन लेकर के F&O वगैरह किया था, वो सारा आ जाएगा और उसका जो भी राउंड फिगर होगा वो दोस्तों आपका यहाँ कैपिटल में आ जाने वाला है। तो इतना आप समझ लीजिए कि आपके ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट इस तरह से बनती है। ITR भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर आपको कोशिश करें दोस्तों, मोबाइल पर थोड़ा सा देखने में इशू आ सकता है। incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। पहली बार आए हैं तो रजिस्टर कर लें, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अदरवाइज आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आपकी यूजर ID पूछी जाएगी। आप अपना पैन नंबर या आधार नंबर दोनों में से कुछ भी डाल करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे आपका प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आधार OTP से अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल इस तरह से खुल जाने वाला है। ITR भरे या ना भरे, लेकिन आपको AIS, TIS
और फॉर्म 26A जरूर चेक करना है। जहां पर कोई भी ट्रांजैक्शंस बोल रहे हो तो उनको आप ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। तो हमने AIS पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही AIS पर क्लिक करेंगे एक नया पोर्टल खुल जाएगा। आपको फिर से यहाँ पे AIS के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है। अब आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 और नीचे आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप करना है आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, जो कि TIS होता है। जैसे आप नीचे आएंगे आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, क्रेडिट कार्ड, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, GST का टर्नओवर, जो भी गेमिंग वगैरह की इनकम की है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। मेक श्योर करें फ्यूचर एंड ऑप्शन का अभी तक ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं आता है। तो आपको रिकॉर्ड नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये रिकॉर्ड नहीं दिखाना है, आपको चल करके ईमानदारी से ये काम करना पड़ेगा। फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आएँ, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे व्यू फॉर्म 26A पर आ जाना है। किसी ने आपका कोई TDS वगैरह काट लिया था, वो आई एग्री करना है, प्रोसीड करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 25-26 HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अगर आपका किसी ने कोई TDS काटा यहाँ आ जाएगा, फॉर्म 15GH यहाँ आ जाएगा। अगर आपको सैलरी की इनकम आती है और उसका भी सैलरी का 192 का यहाँ आ जाएगा और नीचे SFT ट्रांजेक्शन्स वगैरह आ जाने वाले हैं। अब हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26, इसके बाद ऑनलाइन, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पहले ITR भरने की कोशिश की थी और उसे ही आगे जारी रखना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग, अदरवाइज आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। तो अब हम ITR 3 का फॉर्म सेलेक्ट करने वाले हैं। प्रोसीड विद ITR 3 पे हमें क्लिक कर देना है। अब आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है वो न्यू टैक्स रिजीम है, और अगर आप किसी भी तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशंस यानी कि HRA, LTA, ATC वगैरह की छूट लेना चाहते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, न्यू में जाना है। कौन सी इनकम, नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम, ये ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है। तो आप इस चीज़ को ओके कर दें। इसका मतलब यह है कि हमने मान लिया है कि हमारा ओल्ड और न्यू है। अब लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे ये पूछेगा कि आप अपनी ITR को क्यों भरना चाहते हो। दोस्तों अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 3 लाख से ज़्यादा है तो इसे सेलेक्ट करें। इनमें से कोई ट्रांजेक्शन्स किया है तो इसे सेलेक्ट करें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो आप सिंपली अदर्स के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 17 शेड्यूल सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको इनकम पर जाना है, बिजनेस पर जाना है कि क्या क्या इनकम आप दिखाना चाहते हैं। इनकम पर जाएंगे, अगर आपकी सैलरी की इनकम होती है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। होम लोन की अगर कोई रेंटल इनकम है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी की सारी इनकम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में दोस्तों हर एक चीज़ को डिटेल में आपको बता देंगे। नीचे आने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब आपको ये फिर से कहता है आपने अभी जो AIS, TIS और 26S को चेक किया था उसके हिसाब से हमने आपका डेटा प्री फिल्ड करके लेकर के आए हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी और वो हो सकता है कंप्लीट ना हो, आप उसको एडिट, डिलीट, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमने भी इसको यहाँ पे कर देना है ओके। अब हमारा दोस्तों हो जाएगा ITR फाइलिंग का काम स्टार्ट। अब हमें यहाँ पे ये देख सकते हैं पार्ट ए, इस तरह से ये एक एक शेड्यूल भर के बताएंगे आपको, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आपको कोई भी प्रोफेशनल कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें आ जाना है। यहाँ पे आएंगे तो स्टेटस हमारा दोस्तों इंडिविजुअल होने वाला है। कई बार क्या होता है HUF के तौर पर भी आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नेम, एड्रेस, डिटेल आ जाएगा। कॉन्टैक्ट में आपके मोबाइल नंबर आ जाएगी। फाइलिंग स्टेटस में आपको आ जाना है। दोस्तों पहले ही आपको यहाँ पूछ रहा है कि आप अपनी ITR ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं या बाद में, क्योंकि नॉर्मली 31 जुलाई ड्यू डेट होती है, जिसे 15 सितंबर कर दिया था तो 31 जुलाई यहाँ पे कर देंगे, 139(1) कर देंगे। अब दोस्तों ये दो चीज़ें आपसे पूछेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप ITR 1 भर रहे हैं या 2 भर रहे हैं तो आपको सिंपली ओल्ड और न्यू के लिए बस यस या नो करना होता है। लेकिन जब आप ITR 3 या 4 भरते हैं तो आपसे पिछले साल के भी सारे के सारे सवाल किए जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये बोल रहा है दोस्तों सबसे पहले मेथड ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम फॉर करंट ईयर। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं या नो करते हैं, दो सेट में आपको रिप्लाई देना है। ऑप्टिंग आउट के लिए आपका A सेट है और इसके लिए B सेट है। अब ये बोलता है हैव यू एक्सरसाइज ऑप्टिंग आउट पिछले साल के लिए।
जो आपने 31/3/24 वाली रिटर्न भरी थी उसमें आपने ऑप्ट आउट किया था तो यस करके उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और तारीख डालनी है, नहीं किया था तो नो कर देना है। अगर आप ITR 1 या 2 ही भर के आए थे पहले तो आपको यहाँ पे नोट एप्लीकेबल करेंगे तो ये देखिए हट गया है। ऑप्ट आउट नहीं किया था तो भी हट गया है। ऑप्ट आउट किया था तो आपको पिछले साल 10 IEA फॉर्म भरना पड़ा होगा, तो हमने यहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, रेजिडेंशियल स्टेटस आपसे पूछा जाएगा। पिछले साल की डिटेल डालने के बाद अब आपको पूछेगा डू यू विश टू ऑप्टिंग आउट। इस साल आप 7 लाख वाली लिमिट न्यू में जाना चाहते हैं या 5 लाख वाली लिमिट ओल्ड में जाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे यस कर देंगे तो फिर से आपको फॉर्म 10 IEA भर के उसकी तारीख और एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा। सिंपली आप नो कर देंगे तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर चले जाएंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको यहाँ पे रेजिडेंट करना है, हो सकता है आप नॉन रेजिडेंट हो तो उसके अकॉर्डिंग कर लें, 182 डेज वाली कंडीशन कर लें। जितने भी यस नो आपसे पूछे जा रहे हैं कोशिश करें दोस्तों आप यहाँ पे नो करें। अगर आपके ऊपर कोई एप्लीकेबल होता है तो आप उनको यस कर सकते हैं। अब नीचे आ जाना है ऑडिट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था आर यू एबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए लाइबल है या नहीं है। अगर आपको कोई भी लॉस होता है, अगर आप 6% से कम अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं टर्नओवर का, तो मैं यही रेकमेंड करूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट बना लें। अभी आपको बैलेंस शीट बनानी सिखाई थी, बस इतना सा ही काम होता है। यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद में आप क्या 44 AD AB इसमें प्रजम्पटिव में भर रहे हैं, आपको नो कर देना है। अब आपकी टर्नओवर पूछता है कि आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है। अगर आप यस कर देंगे तो दोस्तों फिर से आगे चला जाएगा, और आपकी टर्नओवर नहीं है तो सिंपली आप नो कर देंगे। टैक्स ऑडिट के लिए लाइबल है, नो कर देंगे। इसके बाद में आपको नेचर ऑफ बिजनेस में आ जाना है। आपको पता होगा अब यहाँ पे शेयर मार्केट में F&O का अलग से कोड दे दिया गया है। ऐड अनदर पर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको उस कोड को सेलेक्ट कर लेना है। तो अब आप इस कोड के अंदर से जैसे ही नीचे आ जाएंगे, ये देखिए दोस्तों 21010 एक कोड है, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का है। तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर जा सकते हैं। एक से ज़्यादा बिजनेस है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप ये देखिए ट्रेड नेम ऑफ प्रोप्राइटरशिप इफ एनी, तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में फ्यूचर एंड ऑप्शन आप डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब हमने यहाँ पे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट को, फाइलिंग को, ऑडिट को और नेचर ऑफ बिजनेस को हमने यहाँ पे फीड कर दिया है। नीचे आने के बाद बैंक डिटेल, जितने भी बैंक अकाउंट हैं वो आपको यहाँ पे ऐड अनदर करके ऐड कर लेने हैं। एक बैंक अकाउंट वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर रिफंड होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन आपकी कंफर्म हो चुकी है। अब दोस्तों बैलेंस शीट, जो कि भारी भरकम वर्ड था लेकिन आपको बड़े ही आसान शब्दों में हम इसको भर के बताएंगे। जैसे ही बैलेंस शीट पर क्लिक करेंगे, अब ये कहता है प्लीज इंश्योर दैट द रेलेवेंट फील्ड है आप ढंग से भरें, नहीं तो आपको 139(9) का नोटिस आ सकता है। और आइटम 1 से 5 टू बी फील्ड यस करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है तो आपको ये वाले जो हैं 1 से 5 तक भरने पड़ेंगे, नहीं तो 6 से आपको चालू करना है। ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सोर्स ऑफ फंड बताने हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड, पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ गया, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है, जो हमने अभी आपको बैलेंस शीट में बताया भी था। सोर्स ऑफ फंड के अंदर आ जाएंगे। अब दोस्तों प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको फिर बताता हूँ आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपये आपके पास कैश था और 5,000 रुपये आपके बैंक में थे, तो 15,000 रुपये की कैपिटल आप ले सकते हैं और बराबर में आपका कैश और बैंक आ जाएगा और आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। लेकिन होल्डिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो डालनी पड़ती है। एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों प्रोप्राइटर्स फंड और लोन फंड, किसी से लोन लेकर के भी बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारी इस एक्सेल की शीट में बैलेंस शीट पे अगर हम आ जाएंगे तो इस बैलेंस शीट के अंदर आप देख सकते हैं 1,42,648 ये हमारी कैपिटल है। तो इस कैपिटल को हम यहाँ पे डाल देने वाले हैं, जो हमारा है 1,42,648 रुपये। ये डालने के बाद नीचे कोई और डेटा आपके पास आता है। लोन्स फंड के अंदर दोस्तों सिक्योर्ड लोन, मतलब आपने कहीं पे गिरवी दे रखी है और फॉरेन करेंसी में बैंक से इंडियन रुपीज़ से लोन लिए हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद अनसिक्योर्ड लोन, किसी से आपने ए से बी से, आपके यार से, दोस्त से लिया या बैंक से कोई पर्सनल लोन लिया, कोई क्रेडिट कार्ड लिया, वो आपका 31 मार्च का बैलेंस यहाँ आ जाएगा। फिर नीचे आपको दोस्तों एडवांसेस के अंदर आना है कि आपको कोई एडवांस में पैसा किसी से मिला है नहीं मिला है।
इसके बाद में सिंपली आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सोर्स ऑफ फंड यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्लिक करना है। आपकी कोई फिक्स असेस्ट है तो आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं कि मेरे पास कोई लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है। मैं आपको दोस्तों रेकमेंड नहीं करूँगा, ज़्यादा झंझट में आपको यहाँ पे नहीं पड़ना है। जैसे कि आपको बताया था, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन इन केस वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेसर नॉट मेंटेन, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रखी है तो आपको डेटर्स, क्रेडिटर, स्टॉक और कैश का बैलेंस, सिर्फ ये 4 चीज़ें डाल देंगे तो भी आपका काम चल जाने वाला है। आपको क्या करना है, कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इससे पहले एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर आप यहाँ पे एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। फिक्स एसेट कुछ मैंने आपको बताया, प्लांट मशीनरी वगैरह है, आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ये देखिए कोटेड, अनकोटेड, आपकी कोई होल्डिंग वगैरह आपने ले रखी है, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था हमारी होल्डिंग है शेयर की 25,600 रुपये। तो ये डेटा आपको यहाँ पे डाल देना है कि 25,600 रुपये की हमारी जो होल्डिंग है हमने यहाँ पे कर रखी है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म के अंदर कोई इक्विटी शेयर वगैरह थे, आपके कोई प्रेफरेंस शेयर थे, कोई मिसलेनियस पेमेंट थी, जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे डेटा आ जाना चाहिए था। करंट एसेट्स के अंदर आपका कोई स्टॉक है, आपने किसी से पैसा लेना है, सन्ड्री डेबिटर्स हो गए, कैश इन हैंड हो गया, बैंक में जो पैसा पड़ा है, ये आपको सारा यहाँ पे डाल देना है। तो बैलेंस शीट का सारा डेटा डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपना सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड में, आपको फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा डेटा नहीं है तो कैपिटल के अंदर बराबर में कैश या बैंक का बैलेंस अगर आप यहाँ पे डाल देंगे तो भी आपकी बैलेंस शीट बन जाने वाली है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट ए के अंदर बैलेंस शीट आपकी कंफर्म हो चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, आप किसी भी तरह का कोई माल नहीं बनाते हैं, सिंपली नीचे आने के बाद आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। ना भी करेंगे तो भी दोस्तों आपका काम चल जाएगा। अब दोस्तों आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ जाना है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैंने आपको बताया था ना तो आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेल होती है ना ही परचेज होती है, क्योंकि आपको सिर्फ टर्नओवर देखना होता है ऑडिट के लिए। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस में जाना पड़ता है। हो सकता है अलग अलग प्रोफेशनल्स के अलग अलग व्यू हो सकते हैं, लेकिन आप ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर के कोई डेटा ना डाल करके सिंपली कंफर्म बटन पर क्लिक कर दें। ट्रेडिंग अकाउंट को खाली का खाली सेव करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा मेन पार्ट है वो अब हमें यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आप यहाँ पे आ जाते हैं, अब दोस्तों क्रेडिट टू P&L, डेबिट टू P&L, अगर आपको F&O के अंदर कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो आप यहाँ पे चले जाएं, अगर आपको लॉस हुआ है तो आपको यहाँ जाना है। इसके अलावा जो भी एक्सपेंस मैंने आपको बताए थे STT वगैरह के, वो सारे भी यहाँ पर आ जाने वाले हैं। तो हमारे केस में लॉस है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाकर के आपको दोस्तों एडिट बटन पर क्लिक करके नीचे आप आ जाएंगे एनी अदर के अंदर, यहाँ पे ब्रेकअप में यहाँ लिखेंगे इनकम फ्रॉम, आपका जो भी होता है फ्यूचर से, ऑप्शन से, वो आपको सारा का सारा डाल देना है। तो हमारे केस में क्रेडिट तो नहीं है लेकिन डेबिट जरूर है। एडिट पर जरूर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस, जो खर्चे आपने किए हैं उनको यहाँ पे अलग अलग आप डाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि मेरा कोई अलग से खर्चा नहीं है तो 46 नंबर में अदर एक्सपेंसेस, उनकी अमाउंट और नेचर को स्पेसिफाई करना है। तो आप क्या करेंगे, 46 नंबर पॉइंट पर क्लिक करके ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, लॉस फ्रॉम हमारा जो हुआ था फ्यूचर से, ऑप्शन से, वो अमाउंट यहाँ पे हमें डाल देनी है। अब मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सेल और परचेज का जो डिफरेंस था यही तो हमारा लॉस था, लेकिन इसे यहाँ पे माइनस में नहीं डालेंगे। 21,985 रुपये का हमें लॉस आया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 21,985 यहाँ पे आप आ जाएं और आप F&O का लॉस डाल दें। ऐड अनदर पर क्लिक करें। जो भी खर्चे आपको दोस्तों लगते हैं कि मुझे अलग अलग डालने हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ब्रोकरेज, STT, ये जो भी खर्चे हैं ड्यूटी के, ये सारे के सारे आपको अलग से भी डाल देने हैं। आप एक एक कॉलम को ऐड करते जाएं, अलग अलग भी डाल सकते हैं, इकट्ठा भी डाल सकते हैं। हमारे केस में 62,570 रुपये का हमें नेट लॉस आया है और इस लॉस को 62,570 का आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपका प्रॉफिट जो है ये भी माइनस के अंदर, मतलब इतना लॉस आपका 62,570 का आ चुका है। कोई इंटरेस्ट वगैरह आपने दिया, किसको दिया, ये सारा का सारा डेटा डालने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे आपका
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉफिट हुआ है उसको आप क्रेडिट साइड वाले में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए आपका जो इनकम वगैरह साइड है वो जीरो है, प्रॉफिट वाला साइड यहाँ पे प्लस माइनस में आ गया है। नीचे आपको आ जाना है। अगर दोस्तों आपकी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी होती है, इफ़ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट और प्रोफेशन नॉन मेंटेन, और आप कोई भी इंट्राडे का काम करते हैं, तो ये देखिए दोस्तों टर्नओवर आपकी कितनी आई है इंट्राडे से यहाँ डाल देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आपका और इसके खर्चे हैं, ये आपका टोटल यहाँ पे आ जाने वाला है। हमारे इस केस में इंट्राडे नहीं है, हालांकि एक और डिटेल वीडियो में हमने इंट्राडे के बारे में बताया है। अब हम कंफर्म बटन पर क्लिक कर देने वाले हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा भारी भरकम ये काम था, बड़े ही आसान शब्दों से हमने आपको बताने की कोशिश की है। शेड्यूल सैलरी, अगर आपको कोई भी सैलरी की इनकम आती है तो दोस्तों ग्रोस सैलरी में जाएं। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट से कहीं से फॉर्म 16 मिलता है तो फॉर्म 16 के अंदर पार्ट बी के अंदर जो भी डेटा आ रहा होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। नहीं आता है, कोई पार्ट टाइम इनकम करते हैं, ऐड अनदर पर क्लिक करना है। आपको सैलरी कौन दे रहा है, उसका नेचर क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, अदर है, पेंशनर है, या आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो अदर्स कर देंगे। सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे डाल करके 17(1) में चले जाएं। यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपये पर मंथ, 2,40,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी आती है। नीचे आप आएंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर से आपको सैलरी के शेड्यूल में लेकर के आएगा जहां पर न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई है, 1,65,000 आपकी रह गई है सैलरी की इनकम। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। फिर बता रहा हूं फॉर्म 16 आता है, कोई ऑन रिकॉर्ड इनकम आती है तो ऑटोमेटिक ही वो उठा लेगा, नहीं उठाता है तो आप मैनुअली भी डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको रेंट की इनकम आती है कोई मकान से, दुकान से, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, शेड्यूल यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, क्लिक कर देंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। आपको अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस डाल देना है। इसके बाद में प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, आप खुद हैं, क्या एक से ज़्यादा मालिक तो हैं या नहीं है, आप नो कर देंगे। आपका मकान किराए पर दिया है तो आप दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे लेट आउट, और किराया आपको कितना आता है, मान लीजिए आपको पूरे साल में 1,00,000 रुपए का किराया आता है तो 1,00,000 रुपए किराया डाल दिया। 30% की छूट आपको ये देखिए मिल जाएगी, 70,000 रुपये आपके नीचे आप देखेंगे तो आपकी इनकम में जुड़ जाने वाले हैं। लेकिन अगर आप रेंट की इनकम या कोई अदर इनकम डाल देते हैं तो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला जो लॉस है दोस्तों वो उससे सेट ऑफ हो जाएगा। तो हमारे इस केस में कोई रेंटल इनकम नहीं थी, हम लास्ट में आ चुके हैं। अब आपको शेड्यूल बीपी यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के शेड्यूल के अंदर आ जाना है। ये देखिए दोस्तों फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन स्पेकुलेटिव स्पेसिफाइड है, इसके अलावा कोई स्पेकुलेटिव है, ऑटोमेटिक आपका 62,000 का लॉस आ चुका है। सैलरी से ये लॉस एडजस्ट नहीं होगा, बाकी कोई भी इनकम आ रही होगी, सैलरी, क्रिप्टो, गेमिंग के अलावा कोई भी इनकम आ रही है उससे ये लॉस को ये एडजस्ट कर देगा। तो इसके बाद नीचे कैपिटल गेन के अंदर आपको आ जाना है। आपको दोस्तों कोई भी कैपिटल गेन शेयर मार्केट में हुआ है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म तो उसको आप भरने के बाद टेबल एफ में भी जरूर डालें, नहीं तो ये आपको एरर दे देगा। ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आपके इक्विटी वाले शेयर हैं और 12 महीने से पहले आपने बेच दिए तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद बेचे तो लॉन्ग टर्म के अंदर आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों सेक्शन यहाँ पे 111A जो कि आपके शेयर हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, इनकी डिटेल डालनी है। इस पर क्लिक कर देंगे, ऐड अनदर पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 111A फिर से लेना है। आपने कब बेचे थे, 23 जुलाई से पहले बेचे थे तो 15% टैक्स देना है, बाद में बेचे थे तो 20% देना है। आपका ब्रोकर अलग से आपको बता देगा, डिटेल नहीं पता तो बाद वाले में डाल दें। मान लीजिए आपने दोस्तों 1,00,000 रुपए के शेयर आपने बेचे थे और उसको 90,000 में खरीदा था तो आपका 10,000 रुपए का कैपिटल गेन यहाँ पे आ चुका है। इसको आप सिंपली सेव कर सकते हैं। सेव करेंगे तो आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन से इस लॉस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। सेम टू सेम दोस्तों लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपकी इक्विटी के अलावा कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि मान लो म्यूचुअल फंड डेट वगैरह वाले हैं तो आप सेल ऑफ अदर एसेट के अंदर आ जाएं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। नीचे आने के बाद दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पे फिर से आपको अगर इक्विटी वाले हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो यहाँ आ जाएंगे। और कोई भी आपका आता है तो दोस्तों नीचे एक और ऑप्शन आपको दिया गया है एनी अदर पर जैसे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका जो अदर देन में क्या इक्विटी वाले कैपिटल गेन हैं वो सारे के सारे आपके आ जाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम सेल ऑफ एसेट जो B1 से B9 के अंदर नहीं आए हैं तो उनका डेटा आपको यहाँ पे डाल देना है और सिंपली कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं फिर से बता दूं कैपिटल गेन के अंदर एक बार आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद ये आपको F का एरर आगे ना दे। अगर आपका कोई कैपिटल गेन है
तो लास्ट के अंदर आप आएंगे तो इस F वाले कॉलम में आपको एक बार आ जाना है। यहाँ पर आएंगे तो आपको मान लीजिए आपने 20% वाले कैपिटल गेन कमाए थे, 10,000 रुपये मैंने एग्जांपल दिया, तो 10,000 रुपये आप किसी भी यहाँ पे कॉलम में डाल दें। वैसे तो जिस क्वार्टर में कमाए थे उसी क्वार्टर की आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे VDA यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी की इनकम को यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही क्रिप्टो वाला भी आप खोलेंगे दोस्तों, ये फिर से कहता है कि शेड्यूल F के अंदर भी आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। अब आप जैसे ही ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ एक्विजिशन कब क्रिप्टो खरीदे, डेट ऑफ ट्रांसफ़र कब क्रिप्टो बेचे, इसके बाद में कितने रुपए के बेचे और कितने रुपए के खरीदे, ये चीज़ें आपको यहाँ पे डाल देनी है। फिर आपको आजकल ये और पूछता है कि आप इस क्रिप्टो को कैपिटल गेन में दिखाना चाहते हैं बिजनेस में, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, लेकिन आपको कैपिटल गेन में दिखाना है तो वहाँ दिखा दो, बिजनेस में दिखाना है तो वहाँ दिखा दो। तो हमारा शेड्यूल VDA भी कन्फर्म हो चुका है। इसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर हम आ जाएंगे। नॉर्मल इनकम या स्पेशल इनकम, दो तरह की इनकम आपकी होती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर नॉर्मल रेट और आपकी स्पेशल रेट। अगर आपको कोई गेमिंग वगैरह की इनकम आती है तो यहाँ आ जाएगी, नॉर्मल इनकम आपकी यहाँ आ जाएगी। आप जैसे ही नॉर्मल इनकम पर जाएंगे, आपका सेविंग का ब्याज, डिविडेंड वगैरह सारी की सारी इनकम यहाँ पे आ जाएगी। नहीं आ रही है तो एडिट करके आप जिस हेड को चेंज करना चाहते हैं, कोई और भी इनकम है तो ऐड अनदर करेंगे और वहाँ पे इस नीचे वाली लास्ट में आएंगे, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए आपकी ट्यूशन की इनकम, डेयरी की इनकम है, कितनी है वो आपको डालने के बाद में सेव बटन पर क्लिक कर देना है। आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की नॉर्मल इनकम, कोई गेमिंग वगैरह की भी इनकम आती है वो स्पेशल रेट की इनकम में चले जाने वाली है। कोई भी गेमिंग वगैरह की इनकम है, स्पेशल इनकम में जाएं, एडिट के बटन में जाएं। इसके बाद में आप यहाँ पे दोस्तों 115 BBJ ऑनलाइन गेम्स के अंदर चले जाएं तो आपकी ये इनकम भी कंफर्म हो जाएगी। बैक करना है, इसके बाद में आपको कंफर्म करना है, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी हमारी कंफर्म हो चुकी है। अब आपको दोस्तों शेड्यूल CYLA, यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपकी सैलरी की इनकम नीचे आ चुकी है। इसके अलावा आपकी अदर सोर्स की इनकम आ चुकी है और रिमेनिंग लॉस आपका ये देख सकते हैं। आपको जो इनकम हो रही थी ऊपर अलग अलग हेड दिए जाएंगे। बिजनेस के अंदर 62,000 का आपको लॉस हो रहा था। नीचे आएंगे तो आपको मैंने बताया सैलरी के अलावा ये देखिए अदर सोर्स की, रेंट की कोई भी इनकम होगी उसे एडजस्ट कर लेगा। 60,684 रुपये का जो करंट ईयर का लॉस है आपका एडजस्ट नहीं हो पाया है, ये आपका आगे के 8 सालों तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद में BFLA, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज, पिछले किसी भी साल का लॉस कोई दोस्तों आपका आ रहा था वो आपका यहाँ पे आ जाने वाला है, उसको भी आप यहाँ पर देख लें और आपको क्या करना है, कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में अगला शेड्यूल है लॉस कैरी फॉरवर्ड। आपका इस साल का कोई भी लॉस था, हाउस प्रॉपर्टी का कुछ नहीं था, इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी दी जा रही है दोस्तों। कैपिटल का जो लॉस आपका इस साल सेट ऑफ नहीं हो पाया है वो आगे के सालों में आपका चले जाने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 60,000 रुपये का लॉस है, ये हमारा F&O का था, ये आप कंफर्म करेंगे तो अगले साल अगर आपका प्रॉफिट होगा तो पहले इस लॉस को घटाया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों AMTC, ये आपके काम का नहीं होता है। IF जो होता है आपके काम का नहीं है। 6A की छूट आपको नहीं लेनी है। ESOP के अंदर अगर आपकी कोई इनकम वगैरह आ रही है तो यहाँ ले लेंगे। पार्ट B TI आपको टोटल इनकम बता देगा, सैलरी कितनी है, रेंट कितनी है और आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है दोस्तों। ये देखिए जो हमारा मेन मुद्दा था इस वीडियो का, अब आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से नीचे आएंगे। अब दोस्तों टैक्सेस पेड के अंदर आपका किसी ने TDS काट लिया सैलरी के ऊपर, अदर देन सैलरी FD वगैरह पर फॉर्म 16BCDE का TCS कलेक्ट कर लिया, एडवांस टैक्स आपने भरा था, या दोस्तों अब ITR भरते समय आपका कोई टैक्स बनता है तो भी टेंशन नहीं लेनी है। कितना टैक्स बनता है वो अगले स्टेप में पता लगेगा, लेकिन आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना पड़ेगा। कैसे भरना पड़ेगा इसके ऊपर हमारी डिटेल में वीडियो आ रखी है, उसको देखें, कंफर्म बटन पर क्लिक कर दें। लास्ट में आए, पार्ट B TTI के अंदर आए। यहाँ पर अगर आपका कोई टैक्स बनता होगा तो दोस्तों ये देखिए अमाउंट पेबल, इतना चालान प्लीज आप भर दें, और कोई आपका ज़्यादा TDS कट गया था तो रिफंड आपका यहाँ आ जाने वाला है। इसके बाद में नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ जाना है। आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है कि हमारा ये फॉर्म वेरीफाई कर दिया जाए। अब आपको इस चेकबॉक्स को क्लिक करना है। इस फॉर्म को कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं,
प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएं। दोस्तों ये देखिए पहले ही तीर में हमारा बिल्कुल सही शिकार हुआ है। अगर आपने कोई कमी छोड़ी है उस कमी की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ये आपको उस कमी पर लेके जाएगा, उसको आप बिल्कुल सही से चेक कर लें। इसके बाद में आपको प्रीव्यू के ऊपर आ जाना है। अब हमें प्रीव्यू के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। जो हमने ITR का फॉर्म भरा था वो यहाँ पे सारे के सारे फॉर्म को फिर से देख लें। अब आपको वैलिडेशन के ऊपर आ जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वैलिडेशन आपका सक्सेसफुल हो चुका है। वैलिडेशन सक्सेस होने के बाद आपको लास्ट काम और करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको जाना है। मतलब आपको अब ITR को वेरीफाई करना होता है, तभी माना जाएगा कि आपने अपनी ITR को सबमिट कर दिया है। तो दोस्तों हम अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाएंगे। अब ये देख सकते हैं ITR वेरीफाई करने के लिए आपको 3 ऑप्शन, आप ये मान के चलें अभी तक आपकी ITR सबमिट नहीं हुई है, लगी नहीं है। ये बोलते हैं ई वेरीफाई नाउ, हैंड टू हैंड ही आप आधार OTP से या बैंक EV से या डीमेट EVC से आप अपनी ITR को हैंड टू हैंड वेरीफाई करें। और इसे ये रेकमेंड भी करते हैं अगर अभी किसी कारणवश आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप बिना वेरीफाई के रिटर्न सबमिट कर सकते हो और 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कोई OTP वगैरह नहीं आता है फिर भी आप इसको बिना OTP के सबमिट कर सकते हैं। फिर आपको इसकी साइंड ITR-V की कॉपी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CPC बेंगलुरु में 30 दिन के अंदर अंदर भेजनी पड़ेगी। तो हम हमारे आधार में मोबाइल जुड़ा है, ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आपसे पूछेगा कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो ये देखिए पहला ही ऑप्शन है ये हमारा OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर विद आधार, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे, नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। दोस्तों ये व्यक्ति जिसका पैन कार्ड है इसके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उसके मोबाइल के ऊपर 6 डिजिट का एक OTP चला जाने वाला है, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। 1 मिनट तक नहीं आता है फिर नीचे आप रीसेंड OTP का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना आधार OTP डालने के बाद वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोड लेने के बाद में आपकी ITR को ये देख सकते हैं आधार OTP आपका बिल्कुल सही लग गया है। अब आपसे ये पूछता है कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, क्या आप सच में इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं। एक नोट कर लें कि आप रिटर्न सबमिट कर देंगे उसके बाद में इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप इसको रिवाइज तो कर सकेंगे। बिल रिलेटेड ITR की जो ड्यू डेट होती है नॉर्मली ये 31 दिसंबर होती है, लेकिन इस जो रिटर्न को लगा दिया है उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सबमिट लेवल की वैलिडेशन हो चुकी है और सबमिट भी हो चुकी है। अब आपको फिर से प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न, मतलब आपको इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर हमने नोटिफाई कर देना है जब आपकी ITR प्रोसेस हो जाएगी, जब आपका कोई रिफंड आना था। क्योंकि सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन अब आपको आएगा, इसको नोटिस ना समझें। ये 3 कलर में आता है, रेड कलर में कोई डिमांड आ गई, इसके बाद में दोस्तों ब्लू कलर में कोई डिमांड नहीं है और आ जाएगा ग्रीन कलर में अगर आपका कोई रिफंड आता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपकी ITR बड़े ही अच्छे तरीके से प्रोसेस हो जाए, आपको किसी भी तरह का कोई नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ना आए। दोस्तों ITR से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपकी रह जाती है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्होंने अपनी ITR भरनी थी और कोई भी दिक्कत आ रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।